Lights, camera. Lights, camera, action. बिहार में सामाजिक न्याय के बढ़ते कदम। जी हाँ, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नई सब्जेक्ट को लेके आए हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसपे वर्षों से इस देश में राजनीति होती रही है। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द, एक ऐसी विचारधारा जिसपे इस देश के जितने भी विद्वान, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी इस देश के समाजवादी नेता हुए, सभी ने इसे समझा, सभी ने इसे परखा और इस पे सभी लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रभात आनंद आज आपके सामने लेके आया हूं बिहार में सामाजिक न्याय के बढ़ते कदम को। जी हाँ, सामाजिक न्याय का निहितार्थ उचित व्यवस्था से है। अर्थात सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय वो व्यवस्था है जो समाज में सबके लिए समान हो। इसलिए हमने कहा है कि सामाजिक न्याय का निहितार्थ उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था अर्थात जहां समाज में सभी को एक समान अधिकार मिले, सरकार, शासन, प्रशासन के द्वारा समान रूप से संसाधनों का वितरण हो। यही समाजवाद की परिभाषा है और यही सामाजिक ध्रुवीकरण भी है। उचित व्यवस्था समाज के लिए उचितानुचित का निर्णय करता है कि किसी भी समाज में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या विचारधारा है। इसी से उस समाज की पैमाइश होती है, उसी से उस समाज को हम देखते हैं, परखते हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में अभी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, कई सारी ऐसी चर्चाएं हुई है जिसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे सबसे प्रमुख मुद्दाओं में रहा है। अगर हम सरकार की बात कर लें, जो वर्तमान सरकार अभी चल रही है हमारे देश में और इससे पहले जो चल रही थी, उनकी लड़ाई भी सामाजिक न्याय की ही रही। लालू प्रसाद यादव जो एक सामाजिक न्याय के रूप में जाने जाते हैं, नीतीश कुमार, इनको भी एक सामाजिक न्याय के रूप में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, इनका सम्मान करते हैं। हम आज उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को देख रहे हैं। कहता है कि उचित व्यवस्था समाज के लिए उचितानुचित का निर्णय करता है, यानी किसी भी समाज में किस तरह की व्यवस्था है, इसी से उस समाज की धारा को देखा जाता है। पिछली सरकार में जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उनके सहयोगी के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी उनके साथ कार्य कर रहे थे उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पे, और महागठबंधन की सरकार थी। सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया और बड़े ही आसानी से इसे विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में पारित भी करवाया और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि रही सरकार के लिए, सामाजिक न्याय के योद्धाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस लड़ाई को लड़ी थी वो धरातल पे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। एक आकलन के अनुसार अगर बिहार में बगैर हिंदू मुस्लिम, और एक आकलन को अगर देखा जाए, एक सर्वे करवाया जाए जिसमें बिना हिंदू मुस्लिम किए जहां लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है, जो अन्य किसी भी बीजेपी शासित राज्य में नहीं हुआ। जितने भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां इस प्रकार से रोजगार नहीं दिया गया लोगों को। लेकिन बिहार में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उनका जो विजन था कि नौकरी सभी को मिलना चाहिए, नौकरी पे सभी का अधिकार है, और उन्होंने इस पे कार्य किया और नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया और उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जिसमें शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में
जो खाली पड़े पद थे उनको भरा गया, शिक्षकों के रूप में हो, चाहे वो नर्सिंग के रूप में हो, चाहे वो एएनएम के रूप में हो, जेएनएम के रूप में हो, और लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। आरक्षण पे बात हुई, आरक्षण को भी बढ़ाया गया, क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ लड़ाई होती चली आई है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हकदारी। यहाँ बहुजन की बात अगर करें, बहुसंख्यक की बात करें, तो यहाँ लगभग 85% की आबादी पे उनका अधिकार है, लेकिन आरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र उन्हें 49% ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो उनके साथ कतई एक बेईमानी है। तेजस्वी यादव ने उसे बढ़ाकर 65% कर दिया। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो उनके रोजगारों को अगर कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा अगर अंकगणित के चीजों को अगर इसमें हम शामिल कर देते हैं, तो लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया और आरक्षण मिला 49% लोगों को, जहां बढ़ा के 65% किया गया। 65 में से अगर 49 को माइनस कर दिया जाता है तो लगभग 16% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी हकमारी हो रही है। अगर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और 16% का हिसाब अगर उसमें हम जोड़ते हैं तो लगभग 80,000 ऐसे लोग हैं जिनकी हकमारी हुई है और उन्हें रोजगार से वंचित रहना पड़ा है। यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि 65% आरक्षण की सीमा लागू कर दी गई। वर्तमान में सामाजिक न्याय के लोगों की हिस्सेदारी मात्र 49% है, जबकि आबादी हमारी 85% है। और अगर रोजगार 5 लाख लोगों को दिया गया और उसका अगर 16% निकाले तो लगभग 80,000 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला, उनके हक मारी की गई, उनके साथ जाति हो गई, उन्हें आरक्षण लाभ नहीं मिल सका। जो हमारे साथ एक बेईमानी है, हमारे साथ धोखाधड़ी है, हमारी हकमारी है। वो अन्य विभाग में रोजी रोटी के अवसर की बात करें तो यह लाखों का नुकसान है। जितने विभाग हैं पूरे देश की बात कर ले, बिहार की नहीं, बिहार के अलावा हम दूसरे राज्यों की बात कर ले। खैर बिहार में तो नौकरी तेजस्वी के नेतृत्व में तो कुछ दिया भी गया था, लेकिन अगर हम बात करें यूपी के, तो यूपी में प्रत्येक साल चुनाव होती है, चुनाव के दरमियान घोषणाएं होती है, वैकेंसी निकलती है, फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम होता है, लेकिन ना तो उसका रिजल्ट आता है, ना उसका किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है। फिर जब चुनाव का वक्त आ जाए तो उस वक्त फिर उस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। ये आलम है हमारे पड़ोसी राज्यों का, और इसी प्रकार से कई सारे अन्य राज्य हैं, हम गिनाना चाहें तो ढेर सारी है। अगर पूरे भारत में देखा तो मात्र एक ऐसा राज्य है राजस्थान, जहां सही समय पर सबको रोजगार मिलता है। अगर वहां वैकेंसियां आती है तो सही समय पर एग्जाम होता है, सबके इंटरव्यू होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं और सबकी ज्वाइनिंग होती है। राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि वहां 5 साल पे सरकारें बदल जाती है, किसी सरकार को इस तरह रहने नहीं दिया जाता और हर सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए वहां लोगों को रोजगार देती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पिछले 20 वर्षों से एक ही आदमी मुख्यमंत्री बनता जा रहा है। तो यहाँ कुर्सी का खेल होता है, जहाँ कुर्सी ही सब कुछ हो, वहां लोग मायने नहीं रखते हैं। वहां का जो जनवासी है, वहां के जो मूल निवासी है, उनके लिए कोई ये मायने नहीं रखता कि आप उनको क्या दिया जाए नहीं दिया जाए। चुनाव के समय में अपनी रोटियों को सेको, कुर्सी प्राप्त करो और फिर जनताओं के मुद्दे को एक बस्ते में डाल के उसे किसी किनारे रख दिया जाए। अभी हमारे यहाँ जो 65% आबादी आरक्षण मिला लोगों को, उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। चुनौती देने वाले जो दल थे वो राष्ट्रीय जनता दल है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके लिए चुनौती दी गई, उसके लिए भी जो दल तत्पर रहे वो राष्ट्रीय जनता दल ही रहा। जातीय जनगणना की घोषणा तो दबाव में अभी फिलहाल कर दिया सरकार के द्वारा, पिछले 2-3 महीने पहले कर दिया गया था कि भाई जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना होगा। इससे पहले उनका स्टैंड अलग था, आज स्टैंड उनका अलग है और वो कह रहे हैं जातीय जनगणना की घोषणा हम कराएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूं कि जातीय जनगणना की घोषणा तो दबाव में केंद्र सरकार ने कर दी, लेकिन उनकी मंशा नहीं है कि वो इस पे काम करे या इनको किया जाए।
अभी हम बात कर ले लगभग देश में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें हम छोटी सी बात कर लेते हैं। सिर्फ हम देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं कि देश में लगभग 75 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 80% जो पिछड़ी जातियों की जो सीट है वो आज भी खाली है, जिन पे किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। जो सरकार की मानसिक स्थितियों को दर्शाती है कि उनका क्या विचार है उन पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या विचार है, इसे हमें समझना होगा। और ये समझने का वक्त है चुनाव, क्योंकि वोट ही हमारी ताकत है। हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने वोट के माध्यम से हम चीजों को बदल सकते हैं, हम उसकी मानसिकताओं को बदल सकते हैं, हम उनकी विचारधाराओं को बदल सकते हैं। इसके लिए हमें सामाजिक रूप से संगठित होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा और हमें संघर्ष करना होगा। आज एक नया तरह का मुद्दा हमारे यहाँ है, हमारे राज्य में है, SIR का मुद्दा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा है ये, जिसमें हम गरीब हैं, जो गरीबों हैं, जो दलितों हैं और जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए ये मुसीबत का सबब बना हुआ है कि भाई पेपर लाएं तो लाएं कहां से, डॉक्यूमेंट्स कहां दें, किसको दें, कैसे लाएं, किसी के पास है नहीं। क्योंकि हम ऐसे प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऐसे प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है जहां आधी आबादी बाढ़ से त्रस्त रहती है तो आधी आबादी सूखे से त्रस्त रहती है। कहीं पानी के लिए हाहाकार है तो कहीं पानी से लोग बेहाल है। ये बंजर है हमारे इस राज्य का, सरकार की इस पे कोई नजर नहीं है। रोजगार और वोट के अधिकारों और हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना निश्चित ही एक बड़े तबके के लिए लोकतांत्रिक बेईमानी होगी। लोकतांत्रिक मताधिकार, सामाजिक न्याय और रोजगार के लिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जनताओं को, उन सभी लोगों को जो समाज के लिए एक आईना है, समाज के लिए जो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें इकट्ठा होना होगा, उन्हें चट्टानों की तरह खड़ा रहना होगा। तभी हम इस समाज को, इस राज्य को बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को हम ला सकते हैं, अपने अधिकारों को सरकारों के द्वारा हम मान्यता दिलवा सकते हैं। अन्यथा हमारी हकमारी, हमारी चीजों को किसी अन्य जगह पे, किसी अन्य लोगों के साथ बांटा जा रहा है और हम चुपचाप एक स्टेचू की तरह, एक मूर्ति की तरह बैठे हैं, जहां चुनाव के समय में सिर्फ और सिर्फ वोट गिराते हैं और उस पर चर्चाएं करते हैं। लेकिन वोट क्यों गिरा रहे हैं, किस लिए गिरा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए। और मुद्दा हमारे लिए होना चाहिए कि वोट क्यों गिरा रहे हैं, किसको गिरा रहे हैं और किस लिए गिरा रहे हैं, मुद्दा हमारे लिए होना चाहिए।